बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब और आज इत्तफाकन मैचिंग है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हरमीत को चल के देखते हैं उससे क्या पहना हुआ है, और फिर हरमीत की तरफ हमें जाके ये भी देखना है कि इस्लामाबाद में हरमीत मौजूद है। इस्लामाबाद की फ़ज़ा इस वक्त तमाम अटेंशन इस्लामाबाद की हलचल मची हुई है, हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 बजे बुलाया हुआ है, देखते हैं आज 12 बजे क्या मतलब केस को आगे बढ़ाते हैं या अभी एक दो और डेट्स पड़ेंगी। फैसला बहुत मुश्किल है हकीकत में अगर देखा जाए, और दोनों तरफ से जो गन्स हैं उनका भी रुख हुआ हुआ है एक दूसरे की तरफ, और दूसरी तरफ से फिर मतलब जैसे देखा जाए ना, मतलब अपोजिशन सोच भी नहीं पा रही थी कि ये आर्टिकल 5 का हवाला लेके स्पीकर इस तरह से असेंबली को बर्खास्त कर देगा। लेकिन इस पर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी एक अहम स्टेटमेंट भी आई है, उसको भी खैर डिस्कस करेंगे। हरमीत का रुख कर लें। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप और कैसा है आपके शहर इक़्तिदार का मौसम? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मैं सियासी मौसम की बात कर रही हूँ। सियासी तौर पर अगर हम देखें, हाँ जी 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 बिल्कुल, हाँ मैं वही अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि नजरें जो हैं इस्लामाबाद की ओर है, और इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी हो जो है वो उरूज पर है। और ख़ासकर मैंने जिस तरह कल जिक्र किया था कि जो रेड जोन है उसको बिल्कुल सील कर दिया गया है, आमद-ओ-रफ्त के लिए दाखिली और खारजी रास्ते बिल्कुल बंद है। हाँ, जो मीडिया के वर्कर्स हैं या दीगर वर्कर्स हैं उनको सिर्फ इजाज़त दी गई है, बाकी ट्रांसपोर्ट जो है वह दीगर मामला जो है उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन जिस तरह कल हम देख रहे थे कि इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला कल ही सुना दिया जाएगा और मामला जो है वो तय कर दिए जाएंगे, मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समाज जो है वो आज तक 12 बजे तक मुलतवी कर दी है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ अपोजिशन जो है वो भी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, और वो उनके जो बयानात है वो भी हमारे सामने है कि आर्टिकल 6 का जो है वो निफाज होगा और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पर वो हो सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसी के साथ साथ जो हुकूमत ही, अब तो हुकूमत आप ये कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है और मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहे हैं। बल्कि हमने देखा कि कल बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट भी किया था और उसमें उन्होंने ISPR से ये गुजारिश तो नहीं, उन्होंने क्लैरिटी मांगी थी कि 197 अरकान जो है जो मरासला मिला है क्या हम सारे उसमें गद्दार साबित होते हैं, क्या हम उस कागज़ में गद्दार करार दिया गया है, हमें उसकी वजाहत चाहिए। तो बहुत ही गहमा गहमी है, मुख्तलिफ बयानात जो है वो आते हैं। इसके साथ साथ आप जहाँ बैठे हैं लाहौर, तख्त लाहौर से भी हमें कहीं ना कहीं गहमा गहमी कुछ ज़्यादा नज़र आती है। कभी अलीम खान के बयानात जो फरा जो है उन पर उनके कल जो इल्ज़ामात थे कि 3 करोड़ पर DC और SC की तैनाती होती थी पंजाब में, तो एक तरफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत के आने और जाने के मामलात हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि हर शख्स जो है, हर फर्द जो है, अगर आप जाते हैं, इसके साथ साथ असर भी ये पड़ा है कि जो नीचे इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वो उस तरह एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर पा रही है, और जिसकी वजह से हम बाजारों में जाते हैं तो बाजारों में रेट्स जो है हर चीज के वो आसमानों से बात करने लगे हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं। प्राइस लिस्ट थमा दी गई है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। तो एक ऐसी सूरत हाल है, गैर यकीनी सी सूरत हाल से जिससे हर बंदा इस वक्त दो चार है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुआ यह है कि उसके नतीजे में एक तो जो अनसर्टेनिटी है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट को हुआ है। कल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, 1200 पॉइंट से ज़्यादा शेड किए उसने, और उसका नतीजा ये है कि स्टॉक्स में अरबों रुपए लोगों के डूब गए। ये अनसर्टेनिटी कितने दिन चलेगी, इसको फौरी तौर पर इससे निकालना ज़रूरी है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी है जिसके बारे में पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में जिन लोगों के भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द इस क्राइसिस से निकलना चाहिए। कल इमरान खान साहब ने जस्टिस गुलजार का नाम दे दिया अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए, जस्टिस रिटायर्ड गुलजार का, और उसके बारे में भी एक जो आप कहो कि क्राइसिस है उसकी वजह यह है कि जो एक शर्त होती है कि कोई भी जस्टिस हो या सरकारी मुलाजिम हो, जब वो 2 साल का वक्त अपना पूरा नहीं कर लेगा उस वक्त तक उसको किसी सरकारी ओहदे के ऊपर फायज नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस गुलजार को अभी 2 साल नहीं हुए हैं, इस बुनियाद के ऊपर उनको नहीं लगाया जा सकता। और लेकिन इसके हवाले से अगर देखा जाए तो सदर साहब ने इनिशिएटिव लिया, और सदर साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर का लेटर था जो कि डायरेक्ट इमरान खान
और शहबाज शरीफ की तो गुफ्तगू ना होने के बराबर है, उनकी कुटी हुई है जिसको कहते हैं बोलचाल भी बंद है आपस में। तो ऐसे हालात में दोनों मुशावरत कैसे करेंगे? सदर साहब ने इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर ने सदर को लिखा। अब सदर का ये मैंडेट नहीं है कि वो इस बुनियाद के ऊपर कोई रोल अपने लिए मुंतखब करें। बहरहाल उन्होंने शहबाज शरीफ को लेटर लिख दिया, शहबाज शरीफ ने उसका जवाब ये देने से इनकार कर दिया कि अभी कोर्ट का डिसीजन आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल बात यही कि अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है और मेरे ख्याल में ये गैर यकीनी अभी आने वाले चंद दिनों तक रहेगी और उसके बाद थोड़े थोड़े जो चीज़ें हैं वो क्लैरिटी की तरफ आएंगी। बट एनीवेज अभी हम आएंगे अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ कि आज की अहम खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। डेली रोज़ के साथ हम आगाज़ करेंगे, जिसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लॉ एक्सपर्ट इस पर हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। साथ ही साथ मुल्क में नए इंतखाबात के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत ही कम वक्त में क्या इंतखाबात करवाना मुमकिन हो पाएगा? 90 दिन का बेसिकली टाइम होता है। अच्छा, फिर अगर इंतखाबात आप करवा लें लेकिन क्या शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे और सब उस पर मुतमईन होंगे? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसको भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स भी हैं। शहरों से रूठे हुए परिंदे, इसमें हम गालिबन अगर हम देखें कराची का हम जिक्र करेंगे, जहां से परिंदों ने आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हिजरत शुरू कर दी है। हालात थोड़े से ख़राब हैं, इसको हम अपने एनवायरनमेंट को बेसिकली कैसे ठीक कर सकते हैं इसको देखेंगे। और इसके अलावा आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए लगाए जाने वाले जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। किस तरह मुतासर करते हैं इस पर भी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट शो में मौजूद होंगे। डेली रोज़ के साथ आगाज़ करते हैं और डेली रोज़ में हमारी पहली स्टोरी जो है वो आलमी शोहरत याफ्ता टाइम स्क्वायर की सड़कों पर अगर देखा जाए तो नमाज तरावी अदा की गई, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर था। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि टाइम स्क्वायर पर इस तरह से तरावी अदा की गई हो। और ये बड़ा ही अनयूजुअल सा गैर मामूली सा वाक़या है। अभी आप इसके विजुअल्स और वीडियो भी पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बेसिकली इसका मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए, दुनिया को बावर करवाया जाए कि इस्लाम जो है एक पीसफुल रिलीजन है। अच्छा, टाइम स्क्वायर मेरा जाना हुआ है। टाइम स्क्वायर बुनियादी तौर पे एक फैशन का गढ़ है, थिएटर सिनेमा का गढ़ है। ये जितने बड़े बड़े शाम के शोज़ होते हैं ये सारे टाइम स्क्वायर में होते हैं। टेलीविज़न चैनल्स के बिल मायर का शो हो, आप कोई भी नाम ले लें, उनके शोज़ जो हैं वो वहाँ पे होते हैं। रात को लोग निकलते हैं, टहलकदमी करते हैं, घूमते फिरते हैं। इस हवाले से बड़ा कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है। ये बात कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है कि नमाज तरावी अदा करने के लिए जैसे न्यूयॉर्क में बेपनाह मुस्लिम सेंटर्स हैं, बेपनाह मसाजिद हैं, उनकी कमी नहीं है, तो फिर टाइम स्क्वायर को क्यों चुना गया? तो दोनों तरफ दो तरह की ओपिनियन है, कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पर जरा हम हरमीत का भी कमेंट ऐड करवा लें कि हरमीत इस बारे में क्या राय रखता है। मैं तो यहाँ पे रहू साहब की बात से अग्री इसलिए करूंगा कि कोशिश तो ये है कि बहुत अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, फिर बहुत बड़े सेंटर हैं वहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए ये टाइम स्क्वायर, जितने भी टाइम स्क्वायर बने मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे उमूमन जो है उसके आसपास करीब जो है वो क्लब्स के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जो जिस तरह हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो वो चीज़ें हमें नजर आती है जो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी होती है। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को भी सलूट करना चाहिए जो वहां पे रहने वाले गैर मुस्लिम हैं और वो फराख दिली का मुजाहरा करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि आप आए, आप नमाज पढ़े, आपको इजाजत है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दोनों तरफ से ये जो जस्चर जाता है ये खूबसूरत जस्चर है और बस मेरे ख्याल में इसी तरह अगर ये चीजें चलती रहती है और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का ये जो तरीकाकार है तो मेरे ख्याल में इससे अमन बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत ये जो सिलसिला है वो बढ़ता जाएगा, नफरत और कदूरें कम होंगी। लेकिन बहरहाल जगह बहुत हैं, बहुत खूबसूरत सी मसाजिद हमने अमेरिका में देखी है जो बनी है हुई है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा था। लेकिन बहरहाल लोगों की चॉइस है, आप लोगों की। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बस मतलब कौन से ये परमानेंट बेसिस पर उस तरह से होगा, लेकिन अगर आपने एक पैगाम देने की नीयत से इस तरह से यहाँ पर नमाज तरावी का अहतमाम किया तो ये कोई इतनी गलत बात उस तरह से नहीं आई। मेरी ओपिनियन है, कोई इससे इख्तिलाफ भी कर सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि लोगों के रास्ते में रुकावट आएगी क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के ज़राए हैं उनके, यहाँ पे
रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे क्लब्स हैं, यहाँ पे बार्स हैं जिनमें जाते हैं वो शाम के औकात में, तो उनको रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जैसे हरमीत ने कहा कि अगर उन्होंने इजाज़त दी है और वो इस बात के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे ये तरावी हो, तो उनको भी सलूट करना चाहिए। वाकई बिल्कुल ठीक हो गया, फराख दिली की बात है। इसी के साथ अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे अपनी, और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है कि पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लिटरेचर इस्लामाबाद की जानिब से कमाल फन अवार्ड्स का ऐलान किया गया, और ये अवार्ड मुस्तंसर हुसैन तारर साहब को और साथ ही साथ सराइकी शायर डॉक्टर आशू लाल के लिए जो था उसको अनाउंस किया गया था, बट दोनों ने ही इस अवार्ड को लेने से इनकार किया है। क्यों लेने से इनकार किया है वो मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स के साथ इसकी रीजन शेयर करें। बुनियादी तौर पे इस हवाले से मुस्तंसर तारक साहब की एक स्टेटमेंट भी वायरल हुई है जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई, और उन्होंने कहा कि 60 साल तकरीबन मैंने अदब की खिदमत की है, फ़न की खिदमत की है। इसमें कोई शक नहीं कि तारक साहब इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा असासा है नावल निगारी के हवाले से, अफसाना निगारी के हवाले से, कॉलम निगारी के हवाले से, और उन्होंने बहुत लिखा है। उनको अवार्ड बुनियादी तौर पे उनके नावल्स के ऊपर दिया गया था। नावल्स उनके जिन लोगों ने पढ़े नहीं हैं या सफ़रनामे पढ़े नहीं हैं, तारक साहब की जो अव्वलीन शख्स जो शोहरत थी वो बुनियादी तौर पे उनके सफ़रनामों की बदौलत हुई। उनदरस में अजनबी उनका कमाल का मतलब वो सफ़रनामा था जो हमने पढ़ा। उसके अलावा भी बेशुमार हैं। तारक साहब ने इतनी किताबें लिखी हैं कि वो हैरत होती है कि इतनी 60 साल की उम्र में उन्होंने 60 के करीब किताबें भी लिख ली हुई हैं। तो नावल भी उनके जो है राख उनका हो गया, कुर्बत मर्ग में मोहब्बत, डाकिया और जुलाहा, बहाव वो खुद कहते हैं मेरा सबसे बड़ा नावल है। तो अब इतने बड़े राइटर को आप ये कहें आशू लाल के साथ कि आधा अवार्ड कर लें, तो ये 2021 का अवार्ड जो है ये कहा गया कि जनाब आधा अवार्ड कर लें, तो उन्होंने ये एतराज़ किया कि इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं इसके ऊपर एहतजाज करता हूँ। आशू लाल ने भी यही कह के इसको लेने से इनकार किया। जी हरमीत कुछ कहने लगे आप, फिर मैं बात को आगे करूंगा। बिल्कुल रऊफ साहब आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ हम मुस्तंसर साहब को देखते हैं तो एक ऐसा बड़ा नाम जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ किताबें, बहुत नावल, बहुत सफरनामे लिखे, और हमने भी पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, बल्कि पढ़े तो हैं आपने, जाहिर बात है आपके दोस्त भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आशू लाल को एक बहुत बड़ी खिदमत है उनकी सराइकी जुबान के लिए, एक कमाल का, वो खुद जब गाते भी हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो उनके साथ शेयर करना ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये दस्तूर है कि हमारे जितने भी लेजेंडरी हैं उनके साथ यही कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। ये असासा इस मुल्क का, इनकी जितनी भी कदर की जाए कम है, लेकिन यहाँ पे जाहिर बात है कि उनका जो एहतजाज है वो बनता भी है, क्योंकि आपने अवार्ड को तकसीम किया, दोनों ऐसी अजीम हस्तियां, जो चाहिए तो ये था कि दोनों को ही अवार्ड मिले, लेकिन आपने एक अवार्ड को भी तकसीम कर दिया बीच में, तो कहीं ना कहीं इनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया मेरे ख्याल में दुरुस्त है। पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आया कि इसको इख्तलाफ की बुनियाद बनाया गया है। ये ऐसे है जैसे उन्होंने कहा कि सितारा इम्तियाज को कहा जाए कि जी अब ये 2 लोगों को दिया जाएगा, और या मतलब वो जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड होता है जो भी फन के लिए या अदब के लिए या दिए जाते हैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो ये ज्यादती हुई है, और मैं समझता हूँ इसका फौरी तौर पे इजाफा होना चाहिए। स्टेटमेंट भी बहरहाल वो अपनी जाने बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अवाम और फन मुखालिफ फाशिस्ट हुकूमत का वो अवार्ड हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। बट एनीवेज इसी के साथ हम अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और लास्ट स्टोरी हमारे पास हरमीत से मैं सवाल लाइक ऑलवेज कि हरमीत, मतलब आप सोच सकते हैं कि 3 दुकानों के ताले तोड़े गए ताकि वहां से चोरी की जाए, अच्छा जो रकम चोरी की गई वो कितनी होगी? I was completely shocked यार, बिल के मांग लेता है, इससे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वैसे तो कोशिश होनी चाहिए ज्यादा रकम की, लेकिन मुझे भी स्टोरी पढ़ के हैरानी हुई कि भैया जब दिल करे और दिल कुछ खाने को करे और फिर इतनी सस्ती चोरी बंदा करे तो ये जाती है। चले फिर ये स्टोरी आप ही शेयर करें ना। वैसे इतनी कम रकम को स्टोरी शेयर करें। 20 रुपए भैया बंदे ने चुराए हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे कि 3 दुकानें 3 ताले तोड़ के, और उसका शौक था कि वो करारे पापड़ जो है वो खाए। वैसे हमें भी शौक पड़ता है आधी रात को कहीं ना कहीं, लेकिन कम से कम जेब में थोड़े बहुत अगर ना भी हो तो उधार ही ले लेते हैं,
दुकानदार से, लेकिन ताले नहीं तोड़ते। लेकिन भैया ने ताले तोड़े और वो 20 रुपए के लिए। ना हरमीत का तो यही दिल करता होगा ना, जहां तक मैं इसको जानती हूँ, खाना शाना करो ना, कहता लोबिया लाजमी, मेरी जाने बला लोबिया क्या होता है, फिर हरमीत के लिए ढूंढना पड़ता है। बट एनीवेज ये आप इसी की डिमांड कर सकते हैं, आपसे यही तवक्को है, बाकी लोग क्या करते हैं वो फिर हम देख ही लेते हैं। एनीवेज इसी के साथ ही जनाब हमारा यहाँ पर डेली डोज एंड हुआ, अभी हम ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में जो इस वक्त आईनी सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ पहले अज़ख़ुद नोटिस लिया था। कल जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, इसके मुताबिक स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला देकर भी जो अदम एतमाद है उसको, तहरीक है उसको मुस्तरद नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट सामने आई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ओवरऑल हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज हमें शो में ज्वाइन करें। वकास, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। वकास, इस वक्त पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो आर्टिकल 5 पर अटकी हुई है। आर्टिकल 5 की इंटरप्रिटेशन होगी तो ही मामला आगे बढ़ेगा, क्या कहेंगे आप? रुमा, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 अप्रैल को जब इजलास बुलाया गया तो वो इजलास जो था वो एक निकाती एजेंडे पे बुलाया गया था। वो एजेंडा ये था कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से वोटिंग करवाई जाएगी। यहाँ तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेसफुली अपोजिशन के हक में हो जाएगी, या तो फिर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वो डिफीट हो जाएगी। लेकिन यकदम हम देखते हैं कि वो फवाद चौधरी साहब जो कि ताज़ा वज़ीर कानून का हल्फ उठाते हैं और उसके बाद वो कौमी असम्बली के अंदर एक एजेंडा पेश करते हैं, बजाय इसके कि स्पीकर उस एजेंडे पे कोई गोरो होस्ट करे, कोई डिबेट करवाए, फिल फॉर इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकंड स्पीकर फॉर रूलिंग देते हैं। कि मुझे ये चीज़ नज़र आती है आर्टिकल 5 के तहत कि ये जितने भी अपोजिशन के मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, 197 थे या 196 थे, वो गद्दार हैं, वो लॉयल नहीं हैं, वो डिसलॉयल हैं, और उसको आर्टिकल 5 के ज़िम्मे के में लाते हुए उसको जो है वो तहरीक के अदम एतमाद को उड़ा दिया जाता। तो मैं ये समझता हूँ स्पीकर जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, स्पीकर एजुडिकेटर नहीं है, स्पीकर के पास असेसमेंट के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसा पैरामीटर या कोई ऐसा वेपन नहीं है कि जिससे वो अवाम में बैठे हुए किसी भी शख्स की गद्दारी, उसकी वफादारी, उसकी लॉयल्टी या डिसलॉयल्टी को आर्टिकल 5 के ज़िम्मे में लाते हुए वो मापे, तोले या जांचे। लिहाजा स्पीकर की तरफ से जो इकदाम किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये तो एजेंडा ऑफ द डे ही नहीं था। कौमी असम्बली में जब भी किसी चीज़ पे बहस की जाती है तो एजेंडा ऑफ द डे जो है वो तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान को बता दिया जाता है कि इस चीज़ पे हम गोरो होस्ट करेंगे, डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। लिहाजा एक तो ये कि इनकी तरफ से जो फिल फॉर एजेंडा पेश किया गया और विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू दी अदर पार्लियामेंटेरियन, वो फिल फॉर स्पीकर की तरफ से रूलिंग दे दी गई। हीबियस ने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, यूके का राइटर है, उसने उस किताब के अंदर लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ओडी अल्टरम पार्टम को उसने मेंशन किया है कि नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड, किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। और उसने उसमें ये लिखा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने शैतान को भी सुन के उसे अपॉर्चुनिटी दे के फिर उसको जो है वो ब्लीच डिक्लेयर किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी को गद्दार करार देते हैं लीगली, लाफुली, एक तो आपके पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है कि आप गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटें। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपने आर्टिकल 5 की कार्रवाई कर दी थी जो कि आज से पहले कभी भी पाकिस्तान की 74 साल जुडिशियल हिस्ट्री में या पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी के खिलाफ नहीं की थी। आर्टिकल 5 ये कहता है कि एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू द स्टेट एंड एवरी सिटीजन शुड बी सीक ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द लैंड। तो एक बड़ा सिंपल सा आर्टिकल था कि पाकिस्तान का हर शहरी आइन के साथ वफादार रहेगा, रियासत के साथ वफादार रहेगा और कानून की पासदारी करेगा। तो मैं ये समझने से कासिर था बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि कैसे स्पीकर ने आर्टिकल 5 का हवाला दे के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव थी ऑन द पार्ट ऑफ अपोजिशन, उसको मुस्तरद कर दिया और एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है इस वक्त जन्म ले चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिकेट करेगी। हाँ हरमीत, इस वक्त जो हम
वकास ये जो रूलिंग हुई है, अगर आज इसको गैर आईनी तौर पर इसको सुप्रीम करार दे देती है तो क्या ये पार्लियामान जो है, ये जो पूरा एक सिस्टम था, जो एक प्रोसेस चल रहा था, क्या उसी पर ये दोबारा बहाल होगा, या जिस तरह नए इलेक्शन के लिए कॉल दी गई है तो क्या मामला जो है नए इलेक्शन की तरफ जाएगा? हरमीत, मुझे ये चीज नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूलिंग को टर्न डाउन करेगी, स्ट्राइक डाउन करेगी, सेट असाइड करेगी, क्योंकि ये रूलिंग जो थी स्पीकर के दायरा इख्तियार में नहीं थी। हमारा जो आर्टिकल 69 है, जिसमें बहुत ज्यादा इस वक्त हमारे लीगल फर्टर्निटी की तरफ से और लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से या पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर्स की तरफ से एक डिबेट जो है वो जारी हो सारी है। उनका ये कहना है कि आर्टिकल 69 जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक प्रिविलेज देता है स्पीकर को और इम्यूनिटी देता है कि उसकी रूलिंग को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों तरफ की जजमेंट मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, कि ही एक जजमेंट में ये कहा गया है कि रूलिंग को चैलेंज किया जा सकता है और एक जजमेंट में ये कहा गया है कि रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि वो रूलिंग जो स्पीकर के दायरा इख्तियार में आती है उसको तो किसी सूरत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्पीकर अपने इख्तियारात से, अपनी अथॉरिटी से, अपने राइट से तजावुज करके कोई रूलिंग देता है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है। स्पीकर को कल कला कोई शख्स ये झंडा पेश करता है कि खड़े कोई स्पीकर कोई पीटीआई की तरफ से कि जो इमरान खान के ओहदे की मुद्दत है वो 5 साल है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इसको बढ़ा के कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जाए और 7 साल कर दी जाए, और वो स्पीकर उसी वक्त वो रूलिंग दे दे कि इसकी मुद्दत आज से 7 साल है, या स्पीकर ये रूलिंग दे दे बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हाउस को ऑपरेट करे, आज से शाह महमूद कुरैशी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी रूलिंग जो मावराए कानून हो, मावराए आइन हो, वो किसी सूरत पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है। स्पीकर की एक ज्यूरिसडिक्शन है, उसका एक दायरा इख्तियार है, अगर उससे तजावुज करेगा तो वो रूलिंग जो है कानून की इस्लामी से कहा जाता है वाइड एबोनिशो, अस्सिरनु गलत होगी, और कोई भी गलत चीज है तो उसके ऊपर जितनी भी अमानत खड़ी की जाएगी वो सारी की सारी ही गलत होगी। अच्छा वकास ये बताओ जी वकास ये बताओ, यहाँ पे ये भी एक बात सामने आई, जो मोहतरम जजेस हैं उनमें से किसी ने ये पॉइंट आउट किया, और वो ये किया कि ये रूलिंग स्पीकर दे सकता है, जबकि यहाँ पे डिप्टी स्पीकर आया हुआ है। तो क्या इस हवाले से भी कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है कि डिप्टी स्पीकर जो है उसके पास तो वो अख्तियार नहीं है जो स्पीकर के पास होता है? देख, मैं साहब इस चीज से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, चूंकि जो मेरी इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स से अगर किसी को आपकी जगह सब्स्टिट्यूशन पे या अल्टरनेटिव एंकर बिठा दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो आपके तमाम जो उस दिन के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने का है, इसलिए उसको आपकी जगह पे बिठाया जाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे स्पीकर की अथॉरिटी उसके राइट्स पर डिटरमिन किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर वो तमाम प्रोटोकॉल्स, वो पैरामीटर्स, वो अथॉरिटीज जो है वो एंजॉय कर सकता है और हाउस को उसी तरीके से एजुकेट कर सकता है। लिहाजा इस पॉइंट पे तो एक अलग से डिबेट की जा सकती है, लेकिन मेरी इस पे जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर की अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन राव साहब, इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये, स्पीकर की रूलिंग के नतीजे में जो करारदाद, अदम इत्मीनान की करारदाद थी उसको मुस्तरद किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने असम्बली तहलील कर दी। मेरे नज़दीक जो असम्बली हैं वो तहलील नहीं हुई, चूंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीर जो है वो लीगली, लॉफुली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुस्तरद ही नहीं की जा सकती, तो उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक एग्जिस्ट करती है तो प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 58 के तहत या 94 के तहत असम्बली तहलील नहीं कर सकते। उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो असम्बली तहलील करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस करे, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिनको इस चीज़ का नॉलेज हो कि ये तमाम की तमाम डिफेक्टो प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, वो समरी पे दस्तखत करे और असम्बली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दे, और ओवरनाइट्स पे केयर टेकर कैबिनेट की तरफ भी आए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ आए। ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है डिफेक्टो है। दिस इज नॉट द ज्यूरो, दिस इज नॉट बाय लॉ, दिस इज नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को रिवर्स करना ही पड़ेगा, जो कि आयन की सुपरमेसी को कानून की रोमा अगर इजाजत है तो सवाल जी वकास साथ ही रहिएगा। जी वकास अब्रेज, अगर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी कंटिन्यू करें हरमीत। वकास अब्रेज, आर्टिकल 5 के इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इसके थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कीजिएगा, और साथ साथ ये बता दीजिएगा कि आर्टिकल 6 लगने के चांसेस कितने हैं इस वक्त, आपको क्या लगता है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है?
हरमीत, आर्टिकल 5 का जहां तक ताल्लुक है वो रऊफ साहब पे भी एप्लीकेबल है, वो आप पे भी एप्लीकेबल है, मुझ पे भी एप्लीकेबल है। पाकिस्तान का हर शहरी रियासत के साथ वफादार रहेगा, कानून की हाकमियत को तस्लीम करेगा और कानून की पासदारी करेगा। ये आर्टिकल 5 की इंटरप्रिटेशन और एग्जैक्ट वर्डिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स आपकी हुब्बुल वतनी पे या आपकी लॉयल्टी पे या डिसलॉयल्टी पे कोई सर्टिफिकेट दे, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकती है। वो सेक्शन 121 के तहत, 124A के तहत, वो आर्टिकल 6 के तहत अगर किसी को गद्दार करार दिया जाएगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी हाई ट्रीजन एक्ट के तहत। उसका एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ये नहीं कि आप विदाउट फॉलोइंग एनी प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप किसी शख्स को भी गद्दार करार दे। ये आर्टिकल 5 की अहमियत है कि हर शख्स रियासत के साथ वफादार रहेगा। अगर किसी को गद्दार करार दिया जाना है, दैट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ फोर्स इन पाकिस्तान। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जितनी भी ये प्रोसीडिंग आर्टिकल 5 के तहत की गई है, मैं ये समझता हूँ कि ये विशिएट प्रोसीडिंग है, ये वाइड एप इनिशियो है एंड इट वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आप देखेंगे कि विद इन 2-3 डेज जो है इसका फैसला कर लिया जाएगा। और अगर आइन की सुपरमेसी को देखा जाए तो अल्टीमेटली इस फैसले को रिवर्स किया जाएगा। और एक बड़ी जरूरी बात रऊफ साहब आपके तवज्जो से मैं करना चाहूंगा कि आर्टिकल 254 आइन के अंदर मौजूद है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को दोबारा शुरू करना चाहें, दोबारा से ये तहरीक लाई जा सकती है। और अगर इसी तहरीक पे दोबारा वोटिंग करवानी चाहे तो आर्टिकल 254 है जो ये कहता है कि लिमिटेशन ऐसे मामलात के अंदर जो है वो दर्द सर नहीं बननी चाहिए कि जब किसी शख्स की बदनीयती की वजह से कोई तहरीर का सामना करना पड़े। तो 7 दिन का जो टाइम था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग का, वो तो गुजर चुका है। लेकिन आर्टिकल 254 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है कि कल परसों या चौथ जाकर दोबारा से आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं, या फिर ये सारा प्रोसेस रिवर्स करने के बाद सारा प्रोसेस जो है वोट ऑफ नो रिवर्स करवाया जाए। बहुत शुक्रिया मिस्टर वकास अब्रेज, हमारे साथ शो में मौजूद थे। बिल्कुल कि आइन की सुपरमेसी सबसे पहले और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं इनको रिवर्स करें। ये जो क्राइसिस हुआ है इसमें जल्द से जल्द फैसला हो जाए तो उतना ही बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इतने अरसे में पता नहीं क्या क्या इकदाम हुकूमत करती चली जा रही है, जो इस वक्त हुकूमत है भी और नहीं भी है वो करती चली जा रही है, जो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं, करार पाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी ज़रा हम डिस्कस कर लें, गांव वगैरह में अक्सर जो बेसिक सहूलियात हैं वही नहीं होती, तो वहाँ पर कहाँ आपको बैंक्स मिलेंगे या बैंक्स मिलेंगे भी तो वहाँ के लोगों का रुझान इस तरह से नहीं होता कि वो बैंक अकाउंट्स बनवाएं, लंबी लंबी कितारों में लगें। अक्सर ये सूरत हाल दरपेश होती है कि आपने किसी गाँव के शख्स को, गांव में मौजूद शख्स को पैसे भिजवाने हैं, लेकिन उसके पास आपसे ही पैसे लेने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता, ना बैंक अकाउंट होते हैं, ना एटीएम कार्ड्स बने होते हैं। इस चीज़ को ओवरऑल रुझान ही नहीं है। अब इन तमाम तर सवालात के जवाबात इजी पैसा ने दिए हैं। वो किस तरह से दिए हैं कि बहुत ही आसान तरीका है कि होगा कुछ ऐसे कि आप सबसे पहले तो इजी पैसा ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप ऑनलाइन ही रकम ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे शख्स के CNIC पर, वहां पर एंटर करके। अच्छा, CNIC पर रकम भेजकर वो जो रिसीवर होगा वो वहां किसी भी सेंटर पर जा सकता है जो कि इजी पैसा का रीचेबल आउटलेट होगा, और वहां से ये रकम जो है अपना CNIC दिखाकर वसूल कर सकता है। इस अंदाज में इजी पैसा ने तमाम तर चीजें बहुत आसान बना दी हैं और किसी भी इंडिविजुअल की शनाख्त को उसका अकाउंट नंबर बना दिया। ना कतार, ना लंबी लंबी कतारों में लगना, ना बैंक अकाउंट की जरूरत, आपके पास सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए और उस बुनियाद के ऊपर आप पैसे भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, मैंने भी कई दफ़ा किया। इजी पैसा से जाके किसी को भिजवाने हो पैसे, तो मतलब यह है कि आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या आउटलेट जो मौजूद है इजी पैसा की, वहाँ पर जाएँ, वहाँ जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं और जिसको आपने पैसे भेजने हैं उसका आप नाम और उसका आईडी कार्ड नंबर अगर हो सके तो वो बता दें। उसका नंबर आपके पास होगा फ़ोन का, वो जाके वहाँ पे जब आप भेज देंगे तो वो रिसीव कर लेगा। बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो हरबीर, आपने कभी किया इजी पैसा से पैसे ऐसे? जी रूह साहब, वैसे तो मैं तो ऐसी पैसे यूज भी करता हूँ और सच बात यह है कि बहुत सारे मसाइल जो हमारे होते हैं
और जाहिर बात है कि अगर किसी को पेमेंट करनी है या आपने कुछ खरीदना है या आपने जाके कुछ खाना मंगवाया है किसी ऑनलाइन तरीके से, तो अगर आपने पे करना है तो बड़ा आसान तरीका है, उससे भी बड़े आसान से आप इजी पैसा कर लेते हैं उनको, तो आपकी जान छूट जाती है। ऐसे में अगर आपकी जेब में कैश नहीं है, हाँ अगर किसी को जरूरत है और वो दूर दराज इलाकों में बैठा है, उसके पास पहली बात तो ये कि उसने अगर ऐप डाउनलोड की और इजी पैसा अकाउंट बनाया तो उसके लिए बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। लेकिन अगर नहीं भी है तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और इजी पैसा की दुकानें आपको हर जगह ही नजर आएंगी, किसी न किसी स्टॉप पे नजर आएंगी, किसी न किसी गली मोहल्ले में भी आपको नजर आएंगी। तो जाके अपनी जो रकम है, क्योंकि जरूरत किसी वक्त भी किसी को पड़ सकती है, और खासकर जब गांव की बात आती है तो गांव में अक्सर शहरों में बैठे हैं जो हमारी तरह होते हैं तो उनसे ही डिमांड की जाती है, तो वहां पे भी आसानी से आपको, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बैंक्स या तो है, अगर है तो एटीएम मशीनें वहां पे नहीं है, या हर एक के पास, जिस तरह रोमा ने कहा कि एटीएम किसी के पास होता भी नहीं है, तो ये बड़े मसाइल है। तो ये बहुत आसान सा प्रोसीजर है कि आप जाके अपना आईडी कार्ड लेके जाएं और लंबी कतारें भी ना हो, इंतजार भी ना करना पड़े और पैसे भी आपको आसानी से मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात। इसी के साथ अभी जरा हम आगे बढ़ लें और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके हवाले से हमने कानूनी पहलुओं के जितने भी थे उनके जवाबात तो वकास अब्रेज हमारे साथ शो में मौजूद थे, उनसे जान लिए। अभी हम बाकी पहलुओं को देखें, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बलियां तहनाओ, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 रोज में इंतखाबात करवाने का। अब इस पर बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो बहरहाल हर दम तैयार होता ही है, लेकिन जब इंतखाबात होंगे तो वो किस तरीके से होंगे? जिस तरह से अभी ये जब हुकूमत कायम थी, अभी भी नाम नहाद हुकूमत उनके मुताबिक तो कायम ही है, बट एनीवेज वो ईवीएम वाला एक फैक्टर था कि ईवीएम के जरिए नए इंतखाबात करवाए जाएंगे, और उस टाइम ऑपोजिशन के बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस थे। और उस टाइम भी रऊफ साहब, अगर आपको याद हो, सो हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स आते थे वो कहते थे कि इतना कामयाब सिस्टम नहीं, बट जिस तरह से भारत में हुआ या दुनिया के दीगर ममालिक में हुआ, सो वहां पर स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। लेट्स से अभी इंतखाबात होते हैं तो कुछ एरियाज में ईवीएम से होंगे, बाकी पे पुराने प्रोसीजर से होंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता जब फिर दोबारा इंतखाबात होंगे, फिर बड़े पैमाने पर ईवीएम के जरिए इंतखाबात करवाएंगे, तो इसको लागू करने का, इसका नफाज का तरीका ये होता है। लेकिन अभी बहरहाल इस पर भी बहुत से रिजर्वेशंस आएंगे कि अगर फौरी इंतखाबात होते हैं तो फिर तरीकाकार क्या होगा, और तरीकाकार अगर ईवीएम होगा तो फिर ऑपोजिशन दोबारा से चीखेगी, चिल्लाएगी। सर बारी साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं थोड़ी सी। बारी साहब, 90 दिन का हुकूमत कह रही है, जो इस वक्त हुकूमत है अबूरी हुकूमत है, इसके बाद निगरान हुकूमत बननी है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये 90 दिन के अंदर पॉसिबिलिटी लगती है आपको, अगर ऐसा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ जाए, चलें इलेक्शन करवा लें, तो 90 दिन में हो पाएंगे? सर वारी साहब को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। सर आप बात कर रहे थे, उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि वाकई इस वक्त बहुत कठिन मरहला कह लें, बिकॉज इस वक्त हर तरफ से जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वही देखने में आ रही है। और बहुत ज्यादा, मतलब आप ये देखो ना कि पहले, उससे पहले ये आया था कि हददारियां नहीं बनेगी, उससे पहले आया था कि पहले इलेक्शन जो यानी मर्दमशुमारी है वो होनी है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारा कुछ एक साइड पे रख दिया जाएगा। और 1.5 साल का जो पीरियड था उसमें भी मुश्किल लगता था, लेकिन अब 90 दिन की बात आ रही है। 90 दिन में ये बात तो ठीक है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त तैयार होता है, लेकिन आपके करोड़ों की तादाद में वोट छपने हैं, आपके कैंडिडेट्स के नाम अभी आने हैं, कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होने हैं, ये लंबा प्रोसीजर है ना, एक साल। सर बारी साहब हमारे साथ एक दफा फिर से शो में मौजूद है। सर जी बारी साहब, ये आपको मुमकिन लगता है 90 दिन में इलेक्शन हो जाना, जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि जी 90 दिन में इलेक्शन करा देंगे हम? देखिए, ये तो आइन जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि 90 दिन के अंदर आबाद किया जाए, और ये इसीलिए जो है जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती तो 90 दिन में है, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 यकीनन अब ये आइन नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक जितनी मालूमात है इनके पास हर किस्म का वो मौजूद होती है। अभी इलेक्शन हुए, लोकल गवर्नमेंट इंतखाब हैं, तो तमाम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन हमेशा तैयार होता है। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर मीडिया आएंगे तो बहुत सारा जो का काम होता है और बैलेट पेपर
बॉक्सेस से तैयार होते हैं और इनका बहुत बड़ा मराना है। ईवीएम की शक्ल में ये इंतखाबात 90 दिन में करवाए जा सकते हैं, लेकिन अगर चूंकि आप असम्बलियां नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाए जाए, उसकी वजह से पाकिस्तान में और एक बहुत बड़ा खतरा हो। तो मेरा अपना ख्याल है इसके ऊपर इत्तेफाक होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये रूलिंग देनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात लाजमी करवाए जाए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी बात जिस तरह आपने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन हमेशा तैयार होता है, लेकिन हमने हमेशा देखा है, हर इलेक्शन में देखा है कि अपोजिशन हो या दूसरी जीतने वाली जमात हो, इतराजात और शिकवे शिकायतें और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना, ये बहुत सारी चीजें जो है हम देखते हैं। आपको कैसा लगता है, क्योंकि टाइम भी कम है, एक गैर यकीनी सूरत हाल भी पूरे मुल्क में है, तो ऐसी सूरत हाल में शफाफ इलेक्शन कराना कितना मुश्किल होगा ताकि उस पर दोबारा जो है एतराजात भी ना उठ सके और इलेक्शन जो है दोनों जो जीतते हैं वो भी माने और जो हारती है वो भी उसको मानना उसको पड़े। ये मसला इलेक्शन कमीशन से ज्यादा हमारी जो सियासी शरारत है उसका है, क्योंकि अगर आप देखें कि 2018 के इंतखाबात के बाद जो है जो कि अपोजिशन कहा कि इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है, लेकिन सबसे कम पिटीशन जो है इलेक्शन के ऊपर जो है वो सिर्फ 2018 थे, उससे पीछे 2013 से 2008 तो इलेक्शन पिटीशन सैकड़ों की तादाद थी और 2018 के इंतखाबात के बाद वो 150 से ज्यादा दी थी और बिल आखिर को रही 38। वो एक अलग इश्यू है कि जो हमारी सियासी शरारती है, जब हार जाती है, जो लोग हारते हैं वो समझते हैं उनके साथ धांधली हुई है, क्योंकि हो सकता है जब वो जीतते हो तो उनकी फेवर में कुछ किया गया हो। लेकिन जहां तक इंतजामात की बात है, इंतजामात एक दूसरी चीज है और इसके अलावा जो इलेक्शन के अंदर धांधली होती है वो एक दूसरा मामला है। अच्छा, आप भाई साहब बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तैयारी की, लेकिन आप ये देखिए ना, इससे पहले जैसे सवाल मैंने ये उठाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी वक्त चाहिए होता है, उनको अपने कैंडिडेट्स की लिस्टें बनानी होती हैं, उनको टिकट देने होते हैं, उसके बाद उनकी कैंपेन होती है, वो फाइनल होने के बाद तो ये टाइम इतना पूरा लगता है आपको? मुझे लगता है ये वक्त इतने में हो नहीं पाता ये सारा कुछ। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल फर्क है। मैं सब आईनी जिम्मेदारी है और अपनी सियासी जमातों में जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उन्होंने 2017 के जो एक्ट है उसमें और जब 18वीं की गई इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई जिसमें 2/3 जो है उसमें अमेरिका, तो यकीनन हमारी सियासी शरारती ने सोचा होगा कि 90 काश भी ये ज्यादा होते, मैं समझता हूँ। लेकिन चूंकि आप ये आइन में दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो हम जरा गौर फुटिंग पे इलेक्शन कमीशन काम करे और सियासी जमातें भी इनकी मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया। वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। वॉर फुटिंग का मतलब यह है कि हर किसी को जल्दी जल्दी करना पड़ेगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि अभी तो ये बहुत हनूज दिली दूरस इलेक्शन वाली बात है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाना है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जैसे वकार अब्रेज भी ये कह रहे थे, वकास अब्रेज, कि उससे पहले यही है कि आर्टिकल 5 के तहत जो कार्रवाई की गई है उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अदम एतमाद का वोट दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, जो कि कमोबेश हमारे एनवायरनमेंट की हर चीज़ को, हर स्पीशीज़ को, हर इंसान को मुतासर कर रही है अपने अंदाज में। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बर्ड्स की बात करें, परिंदों की बात करें, सो बर्ड्स जो हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अगर हम लाहौर को देख लें, यहाँ से बहुत से परिंदे हिजरत
हिजरत कर गए। कराची के साहिलों को देख लें, वहाँ से बहुत से परिंदे हिजरत कर गए। लाहौर में तो बेसिक वजह अर्बनाइजेशन कही जाती है। कराची के बारे में, इन परिंदों के बारे में ये तब बात कही जाती थी कि अगर कोई तूफान आना होता था, ये परिंदे हिजरत करते थे और आपको एक इंडिकेटर मिलता था कि कुछ गलत होने वाला है। अभी हमें फौरी तौर पर इनके लिए क्या करना चाहिए ताकि हम इन परिंदों को वापस अपने इन एनवायरनमेंट में ला सकें? रीजंस क्या हैं? सिक्योर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट खान शहराम। थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो यही बात, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस, अर्बनाइजेशन, इसके अलावा और क्या क्या रीजंस है कि परिंदे अब हमें उस तरह से नजर नहीं आते? आई स्टिल रिमेंबर हम लॉरेंस गार्डन जाते जिसको जिना बाग भी कहा जाता है, वहां आपको कमोबेश हर शाख पे एक गानी वाला तोता नजर आता था, अब वो भी नहीं नजर आते। देखिए जी, मेन रीज़न तो वही है क्लाइमेट चेंज, लेकिन शहरों के अंदर जो अनचेक्ड अर्बनाइजेशन है, ख़ासकर अगर हम लाहौर की एग्ज़ाम्पल लें, लाहौर के अंदर पिछले 10 सालों में, या हम 15 साल भी कह सकते हैं, 70% जो ग्रीन कवर है, जो हमारे दरख्त थे, वो लाहौर शहर से कट चुके हुए हैं। जो आमाद गाह होती थी परिंदों की, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। हिजरत, हम ये कह सकते हैं कि वो हिजरत कर चुके हैं, लेकिन जो बर्ड्स का पैटर्न होता है, जो लाहौर में ख़ासकर हमने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, वो 3 किस्म का पैटर्न है। एक विंटर माइग्रेशन होती है, एक समर माइग्रेशन होती है और एक ट्रांजिट माइग्रेशन होती है। हमसे गलती बहुत ज़्यादा हुई यहाँ लाहौर में, और जो हमारे लाहौर के प्लानर्स हैं, एक तो अनचेक्ड अर्बनाइजेशन हुई, लेकिन हम जब दरख्त काटे गए तो हमने रिप्लेस नहीं किया उसे प्रॉपर तरीके से। परिंदे आते हैं दरख्तों में, उनका एक पैटर्न होता है, एक साल से एक उनकी एक मसल मेमोरी बनी होती है कि हमने इस दरख्त पे आके बैठना है। यकदम जब आप देख लें वहाँ से एक कोई ओवरपास, कोई ब्रिज गुजर जाए या कोई अंडरपास गुजर जाए, दरख्त कट गया, वो जब आते हैं तो जस्ट लाइक ह्यूमंस दे फील हार्ट ब्रोकन कि हमारा वो दरख्त कहाँ पे है अब। तो इसी तरीके से यानी जो पुराने दरख्त थे वो ख़त्म हो गए हैं, और वो ही अर्बनाइजेशन की नज़र हो गए, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की नज़र हो गए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमने इंसानों के लिए शहर बनाना शुरू कर दिया, और जिन हैवानात के साथ हम ये शहर इंसानियत के लिए बनाने बंद कर दिए, इंसानियत के लिए बनाना हमने। मुझे ये बताओ कि आपने जो फैक्टर्स बताए वो फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ये जो बाज परिंदों की तादाद में इजाफा हुआ है, अभी आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि चिड़ियाँ आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसका भी कोई फैक्टर पॉजिटिव है या मतलब कोई वजूहात हैं? और दूसरी बात ये कि बहुत सी तादाद में हमें कब्बे और चीलें नज़र आती हैं, ये फैक्टर क्या है? ये मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि इस शहर में गंदगी बढ़ गई है, ये है? एक तो चीलों और कब्बों का ये है कि एक तो गंदगी बढ़ गई है, दूसरा जो देखिए ये एक इकोसिस्टम होता है, हमने इकोसिस्टम डिस्टर्ब किया हुआ है। पहले होता था गिद्ध होता था लाहौर शहर में, स्कैवेंजर था वो जी। गिद्ध की पॉपुलेशन ख़त्म हुई, डिक्लाइन पे हो गया वो, तो उसे रिप्लेस किया कव्वों ने और चीलों ने। अब चील और कव्वे जो है वो स्कैवेंजर्स नहीं है, वो प्रेडेटरी उसमें आते हैं। गिद्ध की जो बीक थी, जो एनाटमी थी उसकी, वो जो कोई जानवर वगैरह मरा हुआ पड़ा होता था वो उसे ख़त्म कर देता था। अब जो चील और कव्वा है, जो काम एक गिद्ध एक दिन में करता था, वो उन्हें एक हफ्ता लग जाता है उस चीज़ में। पॉपुलेशन इसलिए भी ज़्यादा हुई है कि आप अगर हम अपने मज़ाफ़ाती इलाकों में देखो तो चील गोश्त लोग सदका का गोश्त बेच रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम आपके स्टूडियो से बाहर भी थोड़ा आगे जाए तो वहाँ पे भी चील गोश्त बिक रहा है, और अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे मंडला रहे होते हैं। जो आपने बात की उसकी चिड़ियों की, अच्छा ये चील और ये तो नेगेटिव उसमें आ जाता है, लेकिन जो चिड़ियों की पॉपुलेशन है, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अभी रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने ये ट्रेंड सेट किया हुआ है अर्बन फॉरेस्ट का, जो हम छोटे छोटे पॉकेट्स में अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन है, मुझे भी महसूस हुआ, ज़्यादातर लाहौरियों को भी शायद ये महसूस हो रहा हो, कि जो हमारी चिड़ियों की पॉपुलेशन है इस बहार के मौसम में वो हमें कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। अच्छा। यानी चहचहाने से, और जब हम देख रहे होते हैं आसमान में भी, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो इसके साथ साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि अगर लोग कहते हैं कि अब हम इन्हें बचा कैसे सकते हैं, मेन तो यही है कि वी हैव टू ग्रो मोर ट्रीज, दरख्त और लगाने पड़ेंगे।
लेकिन साथ साथ और दरख्त वो लगाने पड़ेंगे जो local एनवायरमेंट species, फ्रेंडली हो, यहाँ के हों, जो यहाँ के लोकल लोकल स्पीशीज हों। जी फ्रूटिंग ट्रीज होने चाहिए जो फलदार दरख्त होने चाहिए उसके साथ, क्योंकि मेजॉरिटी जो ये ट्रांजिट बर्ड्स आती हैं ये खाने पीने और जो ये फ्रूट ट्रीज है, फलदार दरख्त है, इन पे वो बसेरा करती हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में पहले हमारे पास वेटलैंड्स हुआ करते थे, ग्रीन एरियाज़ हुआ करते थे, ज़्यादातर चरिंद परिंद वहाँ पे आते थे, वहाँ पे स्टे करते थे और वहीं पे ही उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे। अब आप ये देखें कि रायवन तक हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, BRB नहर तक हाउसिंग सोसाइटी बन गई, कसूर तो पूरा अर्बनाइज हो गया, उस रोड तक जाए, और शादरे वाली साइड पे अगर हम जाए तो वो भी आप देख लें कि वो कमर्शियल है, अर्बनाइज्ड है, तो मज़ाफ़ाती इलाकों में हमें ग्रीन एरियाज़ नहीं मिलते। अगर आप इजाज़त दो, हमारा साथी है हरमीत इस्लामाबाद से। जी हरमीत। जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम तो देखते हैं कि शहरों की तरफ ये मामला जो है बड़ी तेज़ी से चरिंद परिंद जितने भी हैं तो वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने गांव में एक मस्जिद के में लगे चिनार में मुझे मगरिब का टाइम आज भी याद है कि वहाँ पे चिचहाट होती थी, शोर गुल होता था। जब भी हम देखते थे तो एक पूरा गैंग जो होता था वो कहीं ना कहीं मंडलाता नजर आता था हम चिड़ियों का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ पे, अभी अब मैं जाता हूँ गाँव, तो वो चीज़ें भी हमें कम दिखाई दे रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि शहरों के बाद अब देहाती इलाके जो है वो भी मुतासर होंगे और ये परिंदे जो है वहाँ से भी ये रुख कहीं और कर देंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे ये देखा जाए तो, कि अगर वहाँ पे भी जो तेजी से आबादी बढ़ रही है तो इसका असर ज़ाहिर है छोटे इलाकों पे भी पड़ेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि ये एक माइग्रेशन पैटर्न होता है। एक बार अक्सर हमने वो फिल्मी डायलॉग होते हैं कि एक बार परिंदा आपसे रूठ गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो वो यही होता है कि जब लाहौर की तरफ उनका रुझान होता था या शहरों की तरफ होता था तो जाहिर बात है वो दरमियान में गांव देहातों में भी रुकते थे। एक बार उनका वो माइग्रेटरी पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो वो किसी और जगहों पे जाएंगे फिर, यानी वो किसी और मुल्क भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने लिए वही वाला इन्वायरमेंट ढूंढना जो उनके लिए सूदमंद हो। एक बार वो रूट के चले गए तो उन्हें वापस बनाना और वापस लेके आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर लाना हो तो फिर हमें जी वही वाली बात है कि वी हैव टू, हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। यानी हम जो एक वो जैसे रऊफ साहब ने बात की कि इंसानों के लिए शहर बना रहे, लेकिन इंसानियत हम भूल गए हैं उसी दौरान। हमें वाकई में सोचना पड़ेगा कि हम ये अपने शहर जो है, हमारे देहात जो हैं, हम ये शेयर करते हैं इन जानवरों के साथ भी, ये हैवान जिन्हें हम बोलते हैं, और हमें इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, और हमने अपनी कुछ आदत इस तरह से बनानी पड़ेंगी कि पहले ज़माने में होता था कि लोग चरिंद परिंद को देखना पसंद करते थे। अब ये आदत भी ख़त्म हो गई लोगों में। लोगों को पता होता था कि किस मौसम में कौन सा परिंदा आएगा, उसकी क्या खसूसियात है, वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो सिर्फ शहरों में नहीं, देहातों में भी ये कल्चर अब ख़त्म हो गया। वो हरमीत बता रहे ना, देहातों में भी है। अच्छा ये बताओ कि परिंदों का ख़त्म होना, जी, कम हो जाना, जी, ये इंडिकेटर है बुनियादी तौर पे कि एनवायरनमेंट में बड़े पैमाने के ऊपर ख़राबी हो रही है। ये ख़राबी इंसानों के ऊपर कितनी ज़्यादा असरअंदाज होती है? मतलब हम तो यही पढ़ते थे या देखते थे, और वो ये होता था कि अगर इस लाइफ साइकिल में ये पूरे का पूरा जो एक पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर से कोई एक चीज़ कम हो गई है तो इसके असरात दूसरी चीज़ के ऊपर भी ज़रूर पड़ेंगे। बिल्कुल रऊफ साहब, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। इंसान को अभी, हम लोगों को भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हम लोगों को तब महसूस होगा जब हमारे सामने वो एकदम से सामने आएगा। जो ये जैसे आप लोगों ने इंट्रो में कहा कि जो हमारे ये चरिंद परिंद है ये इंडिकेटर्स होते थे। बिल्कुल शहरों में भी कोई आने वाली है, कोई ज़लज़ला आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। जी, और आप यानी इन्हें हम अक्सर बोलते थे ना कि हार्बिंगर ऑफ पीस, स्प्रिंग और इस तरह करके ना, तो इन लोगों को पता चल जाता है कि अब मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अर्बनाइजेशन को ही वो करें, चरिंद परिंद जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अगले कुछ सालों में इस शहर में या इस इलाके के अंदर कोई ना कोई मुसीबत आएगी या कोई ना कोई क्लाइमेटिक एक्टिविटी इस तरह से होगी, तो बजाय इसके कि यहाँ पे रहो तो यहाँ से परवाज़ भरो और किसी सेफ एरिया में जाओ। तो हमारे लिए ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि, और अगर आप देख लें कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से शहरों में हम लोगों ने हीट वेव एक्सपीरियंस की है,
और जिस तरीके से हमने क्लाइमेटिक चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, सिर्फ शहरों में नहीं देहातों में भी, तो प्रीटी मच वो इंडिकेटर हैं इस चीज़ के। में पूरी की पूरी शायरी हमारे अदब के अंदर वो जो चीज़ें होती थी, अब बच्चों को क्या समझाया जाए कि कौन कौन सा परिंदा होता था जिनका जिक्र आता है, वो तोता मैना की कहानियाँ, बिल्कुल। वो सब। मतलब हरमीत की तरफ चले। हरमीत बिल्कुल। जी हरमीत। बिल्कुल रोहू साहब, बहुत सारी चीज़ें जो है उससे हम दूरी जो है वो इख्तियार कर लें, लेकिन इस पर सवाल ये बनता है कि इंसानों पर, जिस तरह आपने सवाल भी किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा सर कि कितने असरात पड़ेंगे हमारी लाइफ स्टाइल पे, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हमारी जुड़ी भी थी अगर माजी में हम देखें, लेकिन अगर ये चरिंद परिंद नहीं होंगे तो नुकसान कितना होगा इंसान का? इंसान भी नहीं होगा फिर। मैं इंसान भी नहीं होगा, यानी वो यही है ना कि जैसे हमने कहा कि इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। हमें अभी एहसास नहीं हो रहा है इस बात का, क्योंकि हमारे पास अभी भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन रह गई है इन चरिंद परिंद की। मेन चीज़ ये है कि जिस तरह अगर हम वो एक छोटी सी एग्जांपल ले के सिर्फ हनी बीस पोलिनेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, ये बर्ड्स भी है उसके अंदर। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के जो है उसके अंदर भी बर्ड्स इस्तेमाल होती हैं। आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी कि जो बुर का दरख्त है उसका सीड तब तक जर्मिनेट नहीं हो सकता जब तक उसे मैना निगल के फेंक ना दे। ठीक है। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मुझे लगता है हमें पोल्यूशन की इतनी आदत हो गई हुई है कि अभी हम गौर नहीं कर पा रहे। मतलब कहीं कहीं हमें फिर भी ये नजर आ जाते हैं परिंदे, लेकिन हम इतना वो पोल्यूशन और अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हुए हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं हो रहा। और ये अंदाजा आपको तब होता है जब हमें प्योर एनवायरनमेंट मिले, तो फिर आपको उनकी आवाजें सुनाई देना, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो वो शायद मेरे ख्याल में हमें एहसास नहीं है, और लोगों में वाकई एहसास नहीं है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ अभी क्या हो रहा है। अब इस एहसास को भी उजागर करने के लिए मेरे ख्याल में कोई ना कोई कैंपेन्स होनी चाहिए ताकि इस मामले की नौयत का पता लगे कि कितना संगीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और भी है, और वो ये है कि ये जो ज़रूरी कीड़े मार दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, इसके क्या असरात पड़े हैं परिंदों के ऊपर? क्योंकि कीड़ों को मारने के लिए उन कीड़ों को परिंदे खाते थे, अगर वो खा रहे हैं उनके अंदर भी जहर जा रहा है, या वो कीड़े मौजूद नहीं हैं तो परिंदे उस तरफ नहीं आएंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे वहाँ से भी। इसके असरात के बारे में। अच्छा, इसमें दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जो परिंदे यहाँ से हिजरत कर गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट में, क्योंकि वो ज़्यादातर वो नेचुरल इंसेक्ट पॉपुलेशन को चेक करते थे, एक नेचुरल तरीका था, जितने भी चरिंद परिंद होते थे वहाँ पे, उससे जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। जो पेस्टिसाइड यूज़ है वो हम इस तरीके से भी इंटरलिंक कर सकते हैं कि क्योंकि परिंदे हमारे इकोसिस्टम से गायब हो गए, जो एक नेचुरल तरीका था, तो हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना ज़्यादा कर दिया। वही वाली बात कि इन चीज़ों के ऊपर स्टडी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हद तक मसला यही है कि स्टडीज़ नहीं हुई इस पर। अगर अब मैं आपसे वैसी एक बात करूँ कि हाँ ये इंसेक्टिसाइड्स की वजह से चरिंद परिंद की पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा है, तो मैं मफरूज़े के ऊपर बात करूँगा, मेरे पास कोई हार्डकोर एविडेंस नहीं होगा उसके रिलेटेड। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर सर्वेज भी करें और वो स्टडीज़ भी करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप जैसे बता रहे थे कि अगर अंदाजा लगाया जाए इस वक्त लाहौर में अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं कि जाहिर बात है कि इस चीज को तो हम मिस करेंगे, हमने देखा भी है, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं वो इन चीज़ों से बड़ी दूर हो जाएंगी। तो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी क्या होनी चाहिए, एक वालिदैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि इस चीज़ के साथ हम वो जो एक माहौल था, एक दोस्ताना माहौल था चरिंद परिंद के साथ, वो उसी तरह बरकरार रखने के लिए हम सबको क्या कोशिश करनी चाहिए? अव्वलीन कोशिश तो यही है कि जितने हमारी आने वाली नस्ल है उन्हें हम इंगेज करें इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में। फलदार पौधे लगाना, ये तो बहुत हवालों से और भी इम्पोर्टेंट है। हमारे जितनी गुर्बत है जी, सड़कों के किनारे लोग सोए होते हैं, अगर फलदार पौधे हों, बहुत से मुल्कों में उन्होंने तजुर्बा किया है, वहाँ पे लोग जो होमलेस हैं वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, उससे परिंदे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से। दूसरा एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमें अपने बच्चों को अब ये तालीम भी देनी पड़ेगी कि चरिंद परिंद हम कैद में नहीं रख सकते उन्हें। अब बच्चा अगर कभी ज़िद करता है कि मुझे तोता चाहिए, तो वालिद साहब जाके वो तोता ले आते हैं उसके अंदर। हमें ये एजुकेशन देने की ज़रूरत है उन्हें कि ये हमारे इकोसिस्टम से ही पकड़े गए हैं,
ये यहीं के लोकल स्पीशीज़ है। अगर ग्रीन पैराकिट हम देख लें तो हमें चरिंद परिंद और जितने भी इस तरह के मज़ीद जानवर हैं, हमें बच्चों को ये एजुकेट करना चाहिए कि हम इनके साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, हम काबिज़ नहीं है या सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी दुनिया। और बच्चे समझते हैं, क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया हुआ है, हमारा मेन फोकस ही बच्चे होते हैं, क्योंकि यही चेंज मेकर्स हैं और यही हमारा फ्यूचर है। और बच्चे क्योंकि इम्प्रेशनेबल माइंड होते हैं और नेचर से ज़्यादा करीब होते हैं, तो हम जितना उन्हें इन चीज़ों के बारे में बता सकें, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उसका सिला भी मिलेगा और हमें नज़र भी आएगा कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है उसे हम टैकल भी कर सकेंगे। वो आपने बात जो की उस हवाले से है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं मगर अफसोस के फिर वो बड़े हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया खान शहराम हमारे साथ शो में। और मेरे ख्याल में तमाम तर गुफ्तगू सुनने के बाद यही सीखना चाहिए कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत देना चाहिए, इस चीज़ को फील करना चाहिए। बहुत संगीन है, अभी नहीं फील हो रहा, मेरे ख्याल में शायद आने वाले बच्चों को मजीद ना हो, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए चीज़ नुकसानदेह है। सो इसको हमें ठीक करने की अपनी हैसियत में, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कुछ किया जा सकता है वो आप करें, बाकी अल्लाह मदद का। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज जिनका आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, और वैसे तो मर्द भी लगाते हैं, लेकिन मैंने मर्दों को देखा मोस्टली ज़रूरत के लिए लगाते हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत ज़्यादा लगाती हैं और मैं ख़ुद भी लगाती हूँ। लेकिन मेरे लेंस जो हैं वो मेरी ज़रूरत है, उनके बगैर मैं शो नहीं कर सकती। हाँ, नज़र के हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सी लड़कियां, बहुत सी ख़वातीन ऐसे देखती हूँ जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक है लेकिन वो महज फ़ैशन के लिए लगाती हैं। और अगर मैं अभी कुछ ज़ाती एक्सपीरियंसेस आगे चलकर भी शेयर करूँगी, बट पर्सनली मुझे लेंस लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। आपको हाइजीन का, हाथों की सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पर एट टाइम्स आपका वैसे सर वगैरह अगर दर्द करा और उस पर आप लेंस लगा लें तो वो जो दर्द है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई आप समझें हो जाती है। तो वो बहुत प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अगर मेरी नज़र का, आई साइट का इशू ना हो तो शायद मैं कभी लेंस ना लगाऊं। बट एनीवेज ये आप भले फैशन के लिए लगा रहे हैं, भले आई साइट की वजह से लगा रहे हैं, आपके आंखों को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। किस तरह से मुतासर करते हैं, इस पर डिस्कशन करने के लिए माहिर अमराज चश्म डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सो यही जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बात कही है कि कुछ लोग लेंसेज जो हैं वो फैशन के लिए लगाते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी है। आंखों को मुतासर किस तरह से करते हैं लेंसेज? अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और जैसा कि आपने पहले बताया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं। इसकी वजह ये है, जैसे आपने बताया, कि इनको लगाना उतारना इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसीजर। हर कोई इसको मेंटेन नहीं कर सकता। इसके लिए आपकी हैंड हाइजीन, आपके कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन, के वॉशिंग की रूटीन, उसका जो सोल्यूशन है उसकी केयर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जरा सी लापरवाही भी जो है वो आंख के लिए मसला बन सकती है। इसमें जब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे होते हैं या उतार रहे होते हैं तो आप प्रैक्टिकली अपनी आंख को टच कर रहे होते हैं। तो जितनी दफा भी आप लगाते हैं या उतारते हैं तो हर दफा जो है वो आंख को ट्रॉमा होने का, आंख पे चोट लगने का आपके फिंगर नेल के साथ वो खतरा रहता है। और जो फिंगर नेल ट्रॉमा है, जो हमारी आंख के ऊपर काला हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको एपिथेलियम कहा जाता है। तो फिंगर नेल की वजह से वो एपिथेलियम उतर सकती है, उसके ऊपर जख्म बन सकता है, और वो जख्म अगर उसमें खुदा ना खास्ता फिर आगे चल के इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक बहुत ही ग्रूसम इन्फेक्शन होता है जो कि आपकी नजर को हमेशा के लिए खराब भी कर सकता है। सो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो एयर क्वालिटी है, हमारे जो पोल्यूशन का मसला है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करें जितना हो सकता है। और जहां तक कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस की बात है, वो तो एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड एट ऑल।
डॉक्टर साहब अगर कोई कर ही रहा है तो लगाने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि ये होना चाहिए अगर आप लगा ही रहे हैं, आपकी मजबूरी है तो? जी, जहां तक मजबूरी वाले कॉन्टेक्ट लेंसेज का सवाल है, उसमें मैं समझता हूं कि अब जो हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी हुई है और इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको कॉन्टेक्ट लेंस या एनक की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसमें वो लोग जो जिनको एनक की जरूरत है और वो एनक नहीं लगाना चाहते और कॉन्टेक्ट लेंस की फैसिलिटी को यूज करते हैं, और वो अगर वो चाहें कि वो कॉन्टेक्ट लेंस से भी उनको निजात मिल जाए, तो उनके लिए हमारे पास ऐसे लेजर प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो उनकी ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस की जरूरत को खत्म कर सकते हैं। ये कहते हुए अगर कोई लेट से वो नहीं करवाता और वो कॉन्टेक्ट लेंस ही यूज करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक एहतियातें हैं जो उसको करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है कि जब भी उतारने लगाते वक्त अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह साफ रखें, नाखून आपके बड़े ना हो, नाखून प्रॉपर कटे हों, जो लेंस का सोल्यूशन है वो मयारी हो और वो उसको वक्तन फवक्तन तब्दील करते रहना चाहिए। और जो बेसिकली हाइजीन है जी, जहां तक आप हाइजीन को अच्छा कर सकते हैं वो होना चाहिए। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो एक तो हम मेरा सवाल इससे रिलेटेड है कि जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसका इस्तेमाल मजबूरी भी हमारी हो चुकी है, कहीं ना कहीं शौक भी है मोबाइल और मजबूरी भी बन गई है, तो ऐसे में नुकसान कितना हो रहा है हमारा, और अगर हम अपनी बसारत को महफूज बनाना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार होना चाहिए उसके लिए? अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज जो बताता जाऊं जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो ये लैपटॉप्स और स्क्रीन और मोबाइल्स और जितने भी स्क्रीन्स हैं ये हमारी नजर को नुकसान देती है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इनके इस्तेमाल से आपकी आंखें जो हैं वो थकती जरूर हैं, आई स्ट्रेन फील कर सकते हैं आप, हेडेक रह सकता है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन ये नजर को कम नहीं कर सकती। इनकी वजह से आपको ऐनक नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये एक बड़ी मिथ है जो कि समझने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आजकल के जिस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ अरसे पहले तक टीवी के आगे बहुत ज़्यादा बैठे रहते थे, ये जब डोरेमोन शोरेमोन कार्टून जिस ज़माने में लगते थे तो यही कहा जाता था कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, या अगर कुछ बच्चे, एक टाइम ये भी आया था कि वो कंप्यूटर स्क्रीन उस ज़माने में थी, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो उसके आगे ऊपर एक शीट लग जाती थी जो डायरेक्ट रेज उसमें से निकल रही है वो आपकी आंखों को मुतासर ना करें। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली आपका भी कुछ तजर्बा है इसके पीछे, बट मैं जानना चाह रही हूँ कि ये कैसे फिर मुमकिन है कि जो आईज पे आपकी स्ट्रेस पड़ता है वो आपकी आंखों को मुतासर ही नहीं कर रहा? जी, आंखों को मुतासर मैंने बताया ना, आंखों में स्ट्रेन आपको फील हो सकती है, आंखों में थकावट रह सकती है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन जो नजर का ताल्लुक है, नजर का ताल्लुक इसके साथ नहीं है। जो आपने स्क्रीन प्रोटेक्शन बताई वो लगाई जाती है बेसिकली अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं जो स्क्रीन से निकल रही होती हैं विच आर हार्मफुल फॉर द आईज, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें भी मैं बताता चलूं कि हमारी आंख में जो कुदरती लेंस मौजूद होता है उसमें अल्लाह ताला ने अल्ट्रा वायलेट फिल्टर पहले से ही लगाया हुआ है। तो ये यूवी फिल्टर्स जो स्क्रीन के ऊपर लगाने के लिए जो हमारी मार्केटिंग हो रही होती है, तो इनका भी कोई बहुत ज्यादा एडिशनल बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर लगे हो तो बहुत अच्छी बात है, मजीद यूवी प्रोटेक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर ना भी लगे हो तो अल्लाह ताला ने हमारी आंख में ऐसा निजाम पहले से बनाया हुआ है कि यूवी लाइट जो है वो हमारी आंख के पिछले हिस्से में जहां पे वो नुकसान पहुंचाती है वो पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान हमारे साथ शो में। हरमीत, हमारे पास वक्त मुख्तसर है, लेकिन वही बात जो डॉक्टर साहब ने कही, एक तो लेंस लगाने नहीं है, अगर जरूरत है कलर लेंस तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कॉन्टेक्ट अगर जरूरत है, फैशन के मारे अपनी आंखों का बेड़ा गर्क कर लें। और अगर आप फिर भी लगा रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं, तो उसमें फिर आपने हाथों की हाइजीन, अच्छा सोल्यूशन, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में ज्यादा देर। अब लड़कियां जो है वो दोनों काम करना चाहती हैं, नो नेल्स, फैशन भी करना चाहती हैं, आंखों का लेंसेज लगा के, सर ये मुझे पता है, मुझे लेंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, सो मैं ये तमाम चीज़ों को ऑलरेडी ख्याल रखती हूँ, रखना भी चाहिए। लेकिन ऐसे में मैंने अपने इवन ऑफिस में बहुत सी ख़वातीन ऐसे देखी हैं जो इतना ख्याल नहीं रखती, और मैं हमेशा उनको देख के ये सोचती हूँ ये कैसे कर लेती हैं, लाइक इनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में फिर वाकई नहीं होती, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल
तमाम तर ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपने लेने हैं अगर आपको वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में लगाने पड़ जाए लेंसेज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान हो और दस्तरखान पर इफ्तारी के टाइम एक चीज़ लाजमी होती है, वो ना हो तो ऐसे लगता है रोज़ा वो बात ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है। तो वो क्या है, क्या होता है? खजूर। और खजूर में भी अगर अंबर हो तो मैं तो अंबर का शहदाई हूँ। अच्छा, मुझे वो सॉफ्ट वाली पसंद है, बड़े साइज की जूसी खजूर। मेरे ख्याल में अंबर सबसे ज़्यादा मज़ेदार खजूर है। वैसे अगर मतलब वो अजवा के बारे में कहते हैं कि मुझे अजवा ही पसंद है। अच्छा, यहाँ से भी अब मिल जाती है बड़े स्टोर्स वगैरह से, लेकिन अजवा जो मुझे पसंद है, अंबर भी मिल जाती है, अंबर भी मुझे अपनी अपनी पसंद है ना। तो मुझे वो अजवा बहुत पसंद है, स्पेशली जब आप उसके अंदर क्रीम डालकर खाएं तो हो फिर तो आप। अच्छा, रमज़ान जब ख़त्म होता है ना तो फिर उसके 2 महीने बाद भी वो क्रीम डालकर खाती रहती हूँ कि मज़ा आता है। हरमीत कौन सी खजूर पसंद है, जरा आप भी बताओ ना। हरमीत को छुआरे पसंद है। अच्छा, वैसे मुझे खजूर वैसे बेहद पसंद है, और खासकर मैंने अजवा की बात की तो अजवा ही ज्यादा फेवरेट है मेरी। और जब कोई दोस्त आता है सऊदी अरब से तो उससे जरूर मेरी फरमाइश यही होती है कि मेरे लिए जरूर ले आना। लेकिन इन दिनों में तो वैसे ही बाजार से मिल जाती है, तो मैं इसका जूस मुझे बड़ा अच्छा लगता है बनाना, ये मिल्क शेक बड़ा मजेदार बनता है। इसका शेक जो होता है, शेक परेशान कर दिया, बड़ा मजा आता है उसका भी। हाँ, बहरहाल ये तो हम वैसे अपनी पसंद और नापसंद या कौन सी पसंद है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन खजूर जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये कहा जाता है कि सुन्नत तो है ही, लेकिन जब आप खोलते हैं रोज़ा इफ्तार करते हैं तो पूरे दिन की ब्रेक के बाद जब आप एकदम से कुछ खाते हैं तो उसमें अगर आप खजूर लेते हैं तो आपके बॉडी को एक एनर्जी बूस्टर फौरी तौर पर मिलता है। आप ये देखो ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मतलब ये रिवायत है कि बाज़ औक़ात पूरा दिन 1 या 2 खजूर के ऊपर वो अपना गुजारा कर लेते थे। हज़रत अली के साथ एक बहुत रिवायत है कि हज़रत अली मजदूरी करके आते थे और मजदूरी करके वो 2 या 4 खजूर जो होती थी वो बांट लेते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो मतलब ये अजीब कमाल इसके अंदर है। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो ये कह रहे थे कि अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो आप खजूर खाएं। तो बहरहाल अभी एक पैकेज है खजूर के हवाले से, सिब्बी का पैकेज है, वो चल के देखते हैं। तो पैकेज दिखाओगी, अफादियत पता लगेगी ना क्या है। आइए चल के जी पैकेज देखते हैं पहले। रमजानुल मुबारक में अफ्तार खजूर के बगैर नामुकम्मल है। खजूर से रोजा अफ्तार करना सुन्नत रसूल तो है ही, साथ ही दिन भर के रोजे के दौरान खोई हुई तवानाई का बेहतरीन जरिया भी है। इसीलिए रोजेदार कहते हैं खजूर के बगैर अफ्तार का दस्तरखान अधूरा अधूरा लगता है। अफ्तार के टाइम दस्तरखान पर दुनिया जहाँ की चीजें हों और अगर खजूर ना हो तो दस्तरखान की मतलब की जीनत जो है वो बहाल नहीं होती है। सुन्नत भी है, इससे जिस्म को एक तवानाई मिलती है और सारा दिन बंदा भूखा अगर रहता है तो साथ खजूर खाने से उसकी पूरे दिन की तवानाई बहाल हो जाती है। खजूर की वैसे तो कई इकसाम हैं जो अपनी रंगत, साइज और शोहरत के बायस शहरियों को अपनी जानिब रागिब करती हैं। खजूर जीनत भी है और सुन्नत का तरीका भी है और लोगों का एक मनपसंद खुराक भी है रमजान में। रमजान मुबारक में अफ्तार खजूर के बगैर नामुकम्मल है। रमजान मुबारक में खजूर के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस इसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। खजूर लाया हुआ है 350 रुपए का है, 250 का डब्बे वाला। रोजेदारों का कहना है कि खजूर तो रमजान शरीफ की मनपसंद खुराकों में से एक है। खजूर तवानाई का ऐसा खजाना है जिसे रोजेदार दस्तरखान पर लाजमी समझता है। कैमरा टीम इमरान मिर्जा बेग के साथ रिपोर्टर कमरान अहमद, पब्लिक न्यूज, सिटी बलोचिस्तान। जी बड़ी मेहरबानी, आपने पैकेज देखा। तो जनाब अब बात यह है कि चलते चलते थोड़े से मिनट है हमारे पास। आज वनडे है, T20 है, वाहिद T20 है पाकिस्तान का, और नज़रें लगी होंगी कि आज पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। हम जो बात कर रहे थे कल इरफान ज़हीर के साथ मेरी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हमारी तकरीबन साइड वही खेलेगी जो वनडे में हमारी खेली है, सिवाय 1-2 चेंजेस के साथ। जैसे इमामुल हक को हमें बाहर आप हम देख रहे हैं कि बाहर होंगे, उनकी जगह कोई ना कोई और ऐसा प्लेयर आएगा जो T20 में ज़्यादा परफॉर्म कर सके। बॉलिंग साइड तकरीबन हमें वैसी ही लगती है। ऑस्ट्रेलिया की साइड क्या होगी ये तो हमें पता चलेगा जिस वक्त मैच अनाउंस होगा उस वक्त चल के, लेकिन हम पूरी विशेस के साथ पाकिस्तान को विश करना चाहते हैं, पूरी अच्छी नेक विशेस के साथ पाकिस्तान को। हमारी दुआएं हमारी विशेस अपनी टीम के साथ हैं कि आज का मैच भी उसी तरह से जीते जैसे आपने
T20 वनडे की One day सीरीज जीता था। T20 की मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं ख़बर रोज़ा सबको लग रहा है। बट एनीवेज वही बात कि हमारी दुआएं, हमारी विशेष असर हो रहा है मुझ पे भी। हमारा असर आप पर हो रहा है। वो खजूर का पैकेज देख लिया ना हमने, तो खजूर देख के और ज्यादा असर हो रहा है। बिल्कुल। बहरहाल ये हल्की फुल्की डिस्कशन करनी थी, यहीं पर ही जो शो है उसका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल बहुत सी नई स्टोरीज के साथ। आजकल तो घर जाओ तो खबरें आना शुरू हो जाती, फिर रात तक स्टोरी क्या से क्या बन जाती है, फिर अगले दिन आना। सो बड़ी गहमा गहमी चल रही कोई है। ना कोई आगे बढ़ेगा काम जो सुप्रीम वो बढ़ेगा लेकिन उसके बाद एक अगला काम शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे कि कोई नतीजा ऐसा हो कि जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल। मैं एक दो बुजुर्गों से मिला और वो बुजुर्ग मुझे ये कह रहे थे कि मैंने उनसे कहा इमरान खान बच जाएगा या नहीं बचेगा, ऐसे ही मैंने सवाल किया। उन्होंने कहा दुआ इस वक्त आपको करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान अच्छा बचे। वैसे ऐसे बुजुर्ग सर मुझे भी मिलवाना जरा, मेरे भी बड़े काम है। बट एनीवेज हमारा शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।